नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या महाराष्ट्र में हेरा-फेरी हुई है? देश के सबसे अमीर राज्य, हाईएस्ट जीडीपी वाले राज्य में क्या चुनाव में हेरा-फेरी हुई है? हेरा-फेरी मतलब धांधली हुई है, वोट मैनेज किए गए हैं। और अगर वोट मैनेज करने की बात है, तो क्या वोटिंग के दिन और काउंटिंग के दिन खेल हुआ है? खेल हुआ है। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रोज ब रोज शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। उम्मीदवार शिकायत कर रहे हैं, पार्टी वर्कर शिकायत कर रहे हैं, मशीनों के बारे में, काउंटिंग के बारे में। और इस बार प्रमाण भी मिल रहे हैं। कई सीटों से, महाराष्ट्र की कई सीटों से प्रमाण आ रहे हैं। और ये जो प्रमाण है, ये दस्तावेजी भी है। सवाल इस बात का है कि क्या महाराष्ट्र में खेल हुआ है? अब दोस्तों, अगर इस बार के आप चुनाव के नतीजे देखें, महाराष्ट्र चुनाव के इस बार के नतीजे देखें, तो ऐसा लगता है कि मोदी और शाह ने वाकई जादू कर दिया। कोई जादू की छड़ी मोदी जी के हाथ लग गई है, जिसकी वजह से सारा जो परिणाम है, एकदम उसमें भारी उलटफेर उन्होंने कर दिया है। एक ऐसा जादू जो मोदी की लहर में जो 2019 में भी महाराष्ट्र ने नहीं देखा। एक ऐसी लहर इस बार चली है, बल्कि लहर नहीं कहूंगा, ऐसी सुनामी है इस बार, जो ना लोगों को दिखी, ना वोटर को दिखी, ना पार्टी को दिखी, ना बीजेपी को दिखी, ना आरएसएस को दिखी। एक ऐसी सुनामी जो सिर्फ मशीनों को दिखी। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि इस बार जो वोट शेयर का अंतर है, वोट शेयर का अंतर है महाविकास अघाड़ी जिसको इंडिया कहते हैं, और महायुति जिसको एनडीए कहते हैं। अगर इन दोनों पार्टियों के बीच में, दोनों गठबंधन के बीच में अगर आप वोटों का अंतर देखेंगे, तो चौंक जाएंगे। चौंक इसलिए जाएंगे क्योंकि जितने भी चुनाव शास्त्री हैं, इस अंतर को देख के चौंक गए। ऐसा कभी भी भारत में नहीं हुआ। एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है वोटों के अंतर का, जिस पर किसी को यकीन नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि महाविकास अघाड़ी, जिसने 5 महीने पहले पूरे महाराष्ट्र में, एक तरह से आप कह सकते हैं, एक तरह से कमाल कर दिया था, पूरे महाराष्ट्र को रंग दिया था। इस बार महाविकास अघाड़ी को 33.70 वोट मिले। और मोदी जी की एनडीए महायुति, इसने तो फिर वाकई, मैंने कहा ना, जादू कर दिया। पिछली बार अगर 5 महीने पहले आप देखेंगे, तो बुरी तरह मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे बुरी तरह हारे थे महाराष्ट्र में। आप कह सकते हैं जैसे सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन इस बार कमाल कर दिया। 48.16, 48.16%, 48% से ज्यादा वोट शेयर है। और अगर आप अंतर देखेंगे, तो ये अंतर तो 14.46, यानी ऑलमोस्ट 15% वोट शेयर का अंतर है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो अंतर है 15% के लगभग का, ये अंतर 1% से कम था 5 महीने पहले। 5 महीने पहले हार जीत में, एनडीए और इंडिया की हार जीत में जो अंतर था, 0.98% था। 0.98% था। इट्स ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल। अब ये जो अंतर है लगभग 15% का 5 महीने के अंदर, इसी में दोस्तों सारी कहानी छुपी है। इसी में सारी कहानी छुपी हुई है इस बार महाराष्ट्र के चुनाव की, कि क्या ये एक नया मॉडल है वोटिंग का, वोट करने का, वोट की गिनती करने का एक नया मॉडल है? क्या बीजेपी की जीत का ये नया मॉडल है? उद्धव ठाकरे इस पर सवाल उठा रहे हैं, शरद पवार सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी इस पर रैली करने जा रहे हैं, आंदोलन करने जा रहे हैं इस पर। और भी कई इस तरह के प्रमाण हैं जिस पर जांच चाहती है विपक्ष, कि इस पर जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच हो। और आज इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए 3 खास मेहमान हैं। अशोक वानखेड़े टाइगर मुंबई से मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, और अ, उनके पास कई चौंकाने वाली तथ्य हैं, खुलासे हैं, जो आपसे करेंगे, शेयर करेंगे। हमारे साथ सुधीर सूर्यवंशी हैं, जिनको कहीं न कहीं शक है कि जिस तरह से लाडली बहना योजना में ब्यूरोक्रेसी एक कंप्रोमाइज़ कर रही थी, तो क्या ये जो ब्यूरोक्रेसी, ये जो नौकरशाह है, जो आप कह सकते हैं सरकार के साथ मिलकर, चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट कराते हैं, चुनाव कराते हैं, क्या ये मशीनरी कहीं न कहीं मिली हुई थी? सुधीर सूर्यवंशी होंगे। डेटा के एक्सपर्ट अभिषेक कुमार हैं, उनसे मैं पूछूँगा कि ये जो डेटा आया इस बार, 14-15% का अंतर 4 महीने, 5 महीने के अंदर, ये डेटा क्या कह रहा है? क्या ये डेटा भी इशारा करता है कि कहीं न कहीं वोटों की हेरा-फेरी हुई?
कुछ खेल हुआ है। टाइगर, एक सवाल जो सबके जहन में है और जो समझ नहीं आ रहा, समझ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इतना ऐतिहासिक उछाल 5 महीने पहले बीजेपी बुरी तरह हारी, बाकी पार्टियां बुरी तरह हारी, और एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही इंप्रेसिव विक्ट्री महाविकास अघाड़ी की हुई, उद्धव ठाकरे की, शरद पवार की और कांग्रेस की। और उसके बाद हमने देखा कि राजनीतिक स्थितियां और खराब हुई बीजेपी के लिए, आपस में लड़ाई शुरू हो गई, एक दूसरे के रेबल जो है खड़े कर दिए गए। लेकिन जब मशीनें खुलती हैं तो 15%, ऑलमोस्ट 15%, हालांकि एग्जैक्टली 14.40% है, 14.46%, 15% का वोट शेयर का डिफरेंस जो हमने पिछले 20 साल में किसी भी चुनाव में नहीं देखा। तो ऐसा क्या हो गया कि 5 महीने में खेल पलट गया? और अगर ये खेल पलटा है तो क्या मशीनों का खेल है, इलेक्टोरल प्रोसेस में कोई गड़बड़ियां हैं? ये शिकायतें इतनी बढ़ती क्यों जा रही? हर दिन 10 नई शिकायतें इलेक्शन प्रोसेस को लेकर। देखिए, नए वीडियोज आ रहे हैं, नए डाटाज आ रहे हैं, नए आंकड़े आ रहे हैं। मतदाताओं की भी इतनी भारी 4 महीने में मतदाता इतने बढ़ गए हैं महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र का मतलब क्या फैमिली प्लानिंग फिर से एक बार महाराष्ट्र पे जोरदार करनी पड़ेगी, ऐसा एक व्यंग किसी वीडियो में कसा गया है। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच में 5 लाख मतदाता बढ़े हैं और लोकसभा और विधानसभा 2024 के बीच में 45 लाख मतदाता बढ़े हैं। ये एक अलार्मिंग आंकड़ा है। लेकिन ये जो मशीनों की जो ये है कंप्लेंट्स है, ये रोज की है, करीब-करीब एवरी डे रोज कंप्लेंट्स आ रही है, रोज मशीनों की कंप्लेंट आ रही है। रोज एक नया वीडियो आता है, वो बताता है कि मैं इस सेंटर पे हूँ, फॉर्म 17C का कई जगह मिलान नहीं हुआ, वो मशीनें मिल नहीं रही थी। मशीनों के 3 सील होते हैं, सेंट्रल सील छोड़ के बाकी सारी सील टूटे हुए थे। कुछ मशीनें तो खुली की खुली ही थी, उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं ऐसी होती है। वो कहे कि हमने रिटर्न में एप्लीकेशन दी लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था, बस मतगणना चलने दो, मतगणना चलने दो, और हम वॉइसलेस हो गए। सवाल ये है कि कई लोग ये कहते हैं कि लाडली बहना, अब कोई जो दर्शक है, आप ही के जी। शो के दर्शक का एक बड़े कंपनी में कॉर्पोरेट हाउस में काम करते हैं, उसने किसी मित्र को मैसेज दिया कि भाई दीपक शर्मा, टाइगर ये सब फेल क्यों हो गए? और वहाँ शायद लाडली बहना नहीं समझ पाए। लाडली बहना समझ भी पाते तो लाडली बहना का स्विंग 3% का आप पकड़ लीजिए। हमने कतई नहीं कहा कि लोकसभा के ही नतीजे विधानसभा में होंगे। हम बार-बार जैसे ही विधानसभा के चुनाव अनाउंस हो गए, हम बार-बार कह रहे थे कि लोकसभा जैसी स्थिति अब नहीं रही। बहुत सारा कवर किया है। लेकिन फिर भी हम 125 से 130, 120 से 130 के रेंज में एनडीए गठबंधन को दे रहे थे। एकाएक 230 कैसे पहुँच गए? जो हम एनडीए गठबंधन को, जो मैं पहले 70-50 बीजेपी को और बाकी मिला के 75 हो जाएँगे, फिर वो 100 तक हो गया। ये आंकड़ा क्यों बढ़ रहा था? ये आंकड़ा इसलिए बढ़ रहा था कि उनका प्लानिंग, संघ की एक्टिविटी, घर-घर में पहुँचना, रैली का कारपेट बॉम्बिंग, पैसे का भारी खेल, ये सब जी। जोड़ते हुए हमने उसको कांटे की टक्कर में ले आए और फिर भी एज हम महाविकास आघाड़ी को दे रहे थे। 230 जो हुआ है, वो सीधा मशीनों का खेल है। लोकमत ने कुछ 95 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डिटेल दिए हैं, जिसमें मशीनों में जो वोट डाले गए और गिने गए, इसमें तफावत है। यदि उस 95 को भी हम जोड़ दें, बाकी हम कोई मोटे-मोटे तौर पे कहें कि 95 जगह पे घपला हुआ है मशीनों का, तो आप 230 में से 95 निकाल लीजिए, ये 135 पे आते हैं। तो हमारा जो आकलन 130, 120 से 130 के बीच में था, वो 135 पकड़ लीजिए। फिर भी हम उस आकलन के नजदीकी थे। सवाल है कि इतना बड़ा स्विंग करने के लिए आपको एक लहर चाहिए। एक देश पे आक्रमण हो गया, या कोई देश संकट में आ गया, या मराठी अस्मिता की, या किसी बड़े नेता का निधन हो गया कि लोग सिंपैथी में दे रहे हैं। ऐसा कोई लहर वाला चीज नहीं थी। सुधीर भी घूम रहे थे, मैं भी घूम रहा था। हमें अंडर करंट बोल रहे थे। अंडर करंट और लहर में फर्क होता है। अंडर करंट से आप कांटे की टक्कर में आ गए हो, लहर ने आपको स्वीप कर दिया। तो ये लहर किसको दिख रही थी? आज पूरे महाराष्ट्र में, अभी भी मैं महाराष्ट्र में हूं, कई विजयोत्सव नहीं, कई वो खुशी नहीं कि चलो एक बढ़िया चुनाव के नतीजे आ गए। नहीं, लेकिन सभी एक दूसरे को पूछते। टाइगर, वो एकदम सही आप कह रहे हैं कि लहर नहीं आपको दिख रही थी, या किसी को भी लहर नहीं दिखी, बीजेपी को भी अपनी लहर नहीं दिख रही थी, सिर्फ मशीनों को लहर दिखी। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप इस वक्त भी मुंबई में, लगातार आप महाराष्ट्र में, कभी नागपुर, लगातार आप महाराष्ट्र में ही हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, पब्लिक से बात कर रहे हैं, वोटर से बात कर रहे हैं। आखिर आपको गड़बड़ क्या लग रही है? 4-5 दिनों में जो आपने रिसर्च किया, आपको क्या लग रहा है?
दीपक, सिंपल लाइन में एक लाइन का आंसर, मशीनों का खेल हुआ है। ये खेल छत्तीसगढ़ में प्रायोगिक रूप से हुआ, प्रयोग किया गया। उस प्रयोग को पहली बार इंप्लीमेंट किया गया हरियाणा में, और हरियाणा में इंप्लीमेंट करने के बाद फुल फ्लेज बड़े लेवल पे महाराष्ट्र में किया है। हरियाणा में 17 सीटों पे हुआ, महाराष्ट्र में 95 से 100 सीटों पे हुआ। बल्क में करीब करीब जी 47% तक मशीनों पे किया। जी मैंने जी इसीलिए कहता हूं कि यदि ऐसा ही रहा तो बीजेपी 2029 में 500 पार है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या स्विंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता डाटा क्या कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता किस गांव में कितने वोट है। अरे जिस गांव में 391 वोट है, जिस 391 वोट में से 321 गिरे, लेकिन गिने 640 होते हैं, गिनती 640 होती है उस गांव की। ये क्या कहेंगे इसको आप? ये कौन सा जी अरिथमेटिक है भाई? क्या तो आपको खेल लगता हुआ है? है, जी खेल जी हुआ है। इन सवालों का जवाब क्यों नहीं कोई देता? और क्यों लोग कहते हैं कि झारखंड में, मैं एक सेकंड और बोल दूं, झारखंड लोग कहते हैं, सभी कहते हैं कि झारखंड में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मशीनों का खेल करने के लिए आपको एक सिस्टम चाहिए। मशीनें ऑटोमेटिक काम नहीं करती, उसको रिप्लेस करने के लिए आदमी चाहिए होते। जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, या जैसे जहां आप मध्य प्रदेश में जहां जो खेल हुआ था, मध्य प्रदेश, मध्य आप प्रदेश, छत्तीसगढ़ बोल गए, राजस्थान, मध्य प्रदेश गुजरात जी का भी मैं कह रहा हूं। अब तो जी गुजरात का भी है। आप गुजरात के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद क्या हुआ? कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली थी। 5 बजे तक जो वोटिंग हुआ और उसके बाद 7 बजे का जो आंकड़ा आया, ये 2 घंटे में उस मशीन पे इतने वोट पड़े कि 1 मिनट में एक वोट भी नहीं हो, 1 मिनट में 2 वोट हो गए। 30 सेकंड में कैसा कोई आदमी वोट करके जा सकता है? इसका जी मतलब धांधली हुई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। सुधीर जी, आप इतने बरसों से महाराष्ट्र कवर कर रहे हैं, महाराष्ट्र की पूरी तह में है, रोज मंत्रालय आप देखते हैं, ब्यूरोक्रेट से बातचीत हो रही है, विपक्ष से बातचीत हो रही है, उद्धव ठाकरे से बातचीत आपकी हो रही है, शरद पवार से हो रही है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो 15% का डिफरेंस हो गया, 15% वोट शेयर होता नहीं है, 2, 2.5, 3% का होता। अगर आप में ये देखिए, लोकसभा में 1% से भी कम वोट था, 42% मिले थे महायुति को और 43.7% के आसपास मिला था महाविकास आघाड़ी को। और मैं देख रहा हूं कि एक अचानक ऐसा पासा पलटा कि इस बार मोदी जी की जो टीम है 48% ले आई, 48%, और शरद पवार और ठाकरे ये 43% से घट के 33% घट गए। तो एक एकदम से नीचे घटा और एक एकदम से ऊपर बढ़ा, तकरीबन 15% का ये अंतर है। क्या जो विपक्ष के नेता हैं उनको इस तरह के कुछ प्रमाण मिल रहे हैं, कुछ बहुत ही सटीक जो है उनको कंप्लेंट्स मिल रही हैं? आपको क्या लग रहा है? समथिंग इज फिशी, कुछ आपको शक होता है? क्योंकि आप भी पूरा महाराष्ट्र आपने घूमा। देखो दीपक जी, अभी मुझे ऐसा लगता है, दो तरह की राय इस ईवीएम और इस जो काउंटिंग के बारे में है। ये बात बिल्कुल सही है कि डिस्क्रिपेंसीज, डाटा की इरेगुलरिटीज काफी जगहों पे मिली। जैसे अशोक भवन ने जिक्र किया, लोकमत जो यहाँ का जो लोकल अखबार है, इसने भी रिपोर्ट दर्ज की थी कि 97 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी वहां पे मिसमैच हो रहा है, जो वोट गिरे और जो वोट काउंटिंग हुए। और ऐसे बहुत से सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहां पे वोटिंग कम गिरी और काउंटिंग ज्यादा हुई। और कुछ जगह पे ऐसे वजह से रोहित पवार जो एनसीपी शरद पवार गुट के नेता है, उन्होंने ट्वीट भी किया, जो हारे हुए लोग है नासिक हो सातारा, उनके सिमिलर वोट है, नंबर ऑफ वोट जिनको मिले वो सिमिलर है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सिमिलैरिटी ये चीज में है। अभी बात ऐसी है कि मेरे पास ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि मैं कह सकता हूँ कि ईवीएम हैक हो सकता है, ईवीएम का एक मैनेजमेंट हो सकता है। कुछ लोग ऐसी बातें करें कि इजराइल के जो इथिकल हैकर जिसे कहते हैं, इलीगल हैकर कहते हैं, उनके इनके द्वारा भी कोई चीजें जी करी जा सकते हैं। ऐसे काफी बातें विपक्ष उठा रहा है, सब लोग उठा रहे हैं। लेकिन जब तक मुझे लगता है मेरे पास ऐसे पुख्ता जानकारी नहीं है, मेरे खुद का एविडेंस नहीं, उसके बारे में बात करना मुझे इस बारे में ठीक नहीं लगता। जी लेकिन यह बात सही है कि जो 15% का वोट शेयर जो गैप है, मुझे लगता है 2024 में मोदी वेव थी, एंटी कांग्रेस थी, तभी भी महाराष्ट्र ने ये देखा नहीं। 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तभी भी ये चीज देखी नहीं। राइट हुए थे बाबरी मस्जिद गिरने के बाद, उस टाइम पे ऐसी चीजें हुई नहीं थी। महाराष्ट्र एकीकरण का आंदोलन था, उस टाइम पे ऐसी चीजें हुई नहीं। ऐसा क्या हो गया ये 3-4 महीने में, 6 महीने में, कि 15% का वोट शेयर का गैप चले गया दो पार्टियों में?
ये लोकसभा में जिस पार्टी को तुम लोग जिताते वही पार्टी को लोग एकदम नीचे लेके आते। ये डिफरेंस मुझे लगता है थोड़ा सस्पेक्ट क्रिएट करना वाली बात है। जैसे देहात में कही जाती है कि दूध में पानी इतना डालो कि सामने वालों को समझ में नहीं आ जाए, तो मुझे लगता है कभी कभी पानी ज्यादा डाल देते हैं, इसकी वजह से चीजें बाहर भी आने शुरू हो जाती है। लेकिन जी ये सब होने के बावजूद मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं युति की जो माइक्रो प्लानिंग का है, पैसा का है, उनका लीगली इलीगली लिफाफे सब चीजों इस तरह के इतना बड़ीमार हो जाता है कभी चीजों का, तो सामने वाला समझ में नहीं आता भाई इसको कैसे हैंडल करे। तो उसकी वजह से भी चीजें उल्टी हो, जैसे ओबीसी यूनाइटेड हो गया, मराठा डिवाइडेड हो गया, लाडली बहना हो गया, मुस्लिम का जो एक मुश्त वोट मिलता था महाविकास आघाड़ी को उसमें भी बिखरा होगा एमआईएम की वजह से, मेनी स्कीम की वजह से। ये भी चीज मुझे लगता है ये भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, एक तरह माइक्रो इफेक्ट। लेकिन आपको लगता है सुधीर जी, नहीं एक मिनट, हाँ हाँ टाइगर कुछ कह रहे थे आप। नहीं सुधीर जी, मैं वही कह रहा हूं, जो बिल्कुल 100 के अंडर थे वो कांटे की टक्कर में इसी फैक्टर से आ गए कि ओबीसी का भी था वोट, था मराठा भी ये था, लेकिन ये सारे फैक्टर 230 नहीं पहुंचाते। सवाल ये है, इतना बड़ा जंप नहीं हो सकता इन सारे फैक्टरों में, और यदि होता तो वो दिखता। इतने सालों से हमने कितने सालों से चुनाव कवर कर रहे हैं, वो दिखता है कि वो क्लीन स्वीप हो रहा है। 300 पार बीजेपी जाएगी ये लोकसभा में दिख रहा था 2019 में, क्योंकि वो पुलवामा का तड़का लग गया था, लोग राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे। नहीं टाइगर, एक सवाल टाइगर, मैं अभी यहाँ कुछ मैंने कहा कि जो फैक्टर आपने गिना है उसी से ये टक्कर में आ गए जी। लेकिन ये टक्कर में हो सकता है कि यदि ये सरकार बन जाती महायुति की 160 पे सरकार बन जाती, फिर हम कहते कि चलो 130-35 बोला था हमको, एक आध कोई एरिया ऐसा रह गया जहां हम गलत हो गए और एक वोट खासकर मराठवाड़ा में इन्होंने अच्छा कर लिया। लेकिन 230 अभूतपूर्व है। जो लोगों को अच्छा वेव नहीं है तो फिर नॉन आइडेंटिकल कैंडिडेट जीत कैसे रहे, जिनकी कोई उम्मीद नहीं है, जिनका कोई गुडविल नहीं है। अच्छा कई लोग नेता आपने देखे कि वो जीत गए चुनाव, उनको भी समझ में नहीं आ रहा कैसे जीते। और इसके बाद हम मशीनों के मेरे पास भी गारंटी नहीं कोई हैक करेगा, मैं हैक करने वाली बात ही नहीं करता। मैं नहीं मान रहा कि मशीन कोई हैक कर रहा है। क्या मशीनें रिप्लेस हुई जी? मशीनों के नंबर 70 से क्यों नहीं मिल रहे? मशीनों के सील कैसे टूटे हुए थे? जहां जितने वोट थे उससे ज्यादा कैसे मशीनों से वोट निकल रहे? क्या मशीनों को ज्यादा वोट डाल के बटन दबा के मशीनें अंदर रख दी? क्या मशीनें रिप्लेस हुई है? ये तो इसका तो जवाब चुनाव आयोग को देना होगा जी। नहीं टाइगर, एक चीज मैं सुधीर जी से कहना चाह रहा हूं, फिर मैं अभिषेक के पास आ रहा हूं। सुधीर जी, आपने जो बात कही ना कि लिफाफा बांटे गए, पैसे बांटे गए, कुछ मुस्लिम के वोट, कुछ मराठा के वोट, उसको प्लानिंग की गई। योगेंद्र यादव का कहना है कि भाई मान लिया आपने प्लानिंग की, मान लिया आपने पैसे बांटे, मान लिया आपकी मुफ्त योजनाएं, उससे तो बीजेपी को फाइट में आना चाहिए कि बीजेपी फाइट में आई, इतनी बुरी तरह हारी कि इन फैक्टर के जरिए वो फाइट में वो जीत सकती है। लेकिन इतने बम्पर वोट मिल गए, इतना अंतर से जीती, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जीतने पर तो लोग कह रहे हैं भाई चलो भाई जीत गए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं अभिषेक के पास जा रहा हूं। समय हो गया, अभिषेक जी इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक जी, आप तो डेटा को देखते हैं, आप हर तरह के चुनाव देख रहे हैं, आपने मोदी की भी लहर देखी 2014 की, फिर 19 की, लेकिन ये कौन सी लहर है? ये देश में पहली बार एक सुनामी आई, और एक ऐसी सुनामी जहां बीजेपी और उसके साथियों ने 15% का उछाल ले लिया 4 महीने में। डेटा क्या बोलता है आपको? आप भी सरप्राइज हो? तो डेटा देखने के बाद तो साफ साफ लगता है कि जो अलायंस 1% वोटों से लोकसभा चुनाव में 4 महीने पहले पीछे था, वो अलायंस अचानक 6% का जंप लगाता है, और जो 1% वोट से आगे था वो सीधे 10% डिप कर जाता है। 43% वाला 33% पर डिप करके आ जाता है, और 42-42% वाला 48% के आसपास चला जाता है। ये अपने आप में बड़ा सरप्राइजिंग है कि वोटर का विचार कैसे बदल गया। 42% से उछाल लेकर कोई 48% पहुंच गया। थोड़ी देर के लिए इसे हम पचा सकते हैं, लेकिन जो 43% था, जिसके अगेंस्ट कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, वो 10% डिप करके 33 पर चला गया। ये कैसे हो सकता है कि 4 महीने बाद ना उसके पास सत्ता है ना कुछ है, लोग कैसे उससे नाराज हो गए? दूसरी बात, लाडली बहना की बात अभी कर रहे थे सुधीर जी, भाव भी कर रहे थे। 1500 रुपए ये दे रहे हैं, 2000 रुपए तो सिद्धरामैया दे रहे थे बगल के राज्य में।
वो लोकसभा चुनाव में अपने फेवर में नहीं वोट दिला पाए महिलाओं का। ये 1500 रुपए में महाराष्ट्र, जिसकी जीडीपी ज्यादा बड़ी है कर्नाटक से, वहां 1500 रुपए में इन्होंने एक तरह से वोट खरीद लिया लाडली बहना जैसी स्कीम के नाम पर। ये नहीं, पचाने लायक चीजें नहीं है। और अभिषेक, तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप देखिए, रियल टाइम डेटा होता है, जो वोटिंग का डेटा आता है, उसमें जो लोग लाइन में लगे हुए हैं 5, 10, 15 मिनट बाद तक उनकी पोलिंग हो सकती है, जो 5, 10, 30 लोग हैं। ये 12% का डिफरेंस झारखंड में क्यों नहीं आया? वहां तो 1.5% का डिफरेंस है। प्रोविजनल डेटा वोटिंग खत्म होने के समय का और फाइनल डेटा, यहां 12% का अंतर है, वहां 1.5% का अंतर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 12% का अंतर आ जाए? गुजरात में भी बड़ा अंतर आया था विधानसभा चुनाव में। तो ये समझ गया। अंतर बहुत कहता है कि मतलब मैं लोग ये, काम नहीं, अभिषेक जी, मैं काम ये नहीं, निष्कर्ष अचानक निकालूं, वोट डालने निकलते हैं। मैं जब समय अभिषेक जी, खत्म हो जाता है तभी लोग निकलते हैं। मैं ये निष्कर्ष निकालूं अभिषेक भाई, कि ये जो डेटा है इतना रिवॉल्यूशनरी, इतना क्रांतिकारी डेटा अमित शाह और मोदी जी ने देश को दिखाया है महाराष्ट्र में, कि आपको समझ नहीं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज है कि भाई ये एक ऐसा उछाल कैसे आ गया कि मरीज जो है वो तो साहब एकदम सही है, लेकिन ब्लड रिपोर्ट ऐसी कैसी आ गई? ऐसे तो इसको मर जाना चाहिए था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत वाइड रेंज है, इतना उछाल है कि आप उसको कहीं ना कहीं उसकी उसकी रीजनिंग नहीं कर पा रहे, ये आप कहना चाह रहे हैं। टाइगर, एक चीज बताइए। दीपक जी, पैथोलॉजी लैब जो है, जो आप मरीज की बात कर रहे हैं ब्लड रिपोर्ट की, वो लैब जो है, उस लैब पर डाउट हो रहा है कि उस लैब के पास टेक्नीशियन अच्छे हैं या जानबूझकर खराब रिपोर्ट दे रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं जरा टाइगर के पास आता हूँ। टाइगर, ये बताइए, जैसे आप सबसे बात कर रहे हैं, सारे पक्षों से बात करें, बीजेपी वालों से भी आप बात कर रहे हैं, वो भी आपके साथ उठते बैठते हैं, और आपके साथ शरद पवार और कांग्रेस वाले भी उठते बैठते हैं। क्या नेताओं को सरप्राइज हो रहा है? क्या बीजेपी को समझ में आ रहा है, उनके जो उम्मीदवार हैं या उनके जो मंत्री रहे, क्या उन लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई ये क्या कर दिया मोदी जी ने, कौन सा कमाल किया है? सरप्राइज वही है। कुछ लोग मुझे ऐसे मिले कि जिन्होंने कहा कि हमें मालूम था 230, और ओहो, उन्होंने मुझे बताया कि ये फिगर, ये व्हाट्सएप है इस आदमी का, इस डेट का, 200 प्लस जाएगा, 200 230 के बीच में। ये वो सज्जन है जो एक जमाने में कांग्रेस में हुआ करते थे और अब बीजेपी में हो गए, गुजरात के हैं। जी तब भी वो यही खेल करते थे। उनने कहा, बोले कि हो गया मामला, फैसला हो गया, यही होगा। और वो बहुत बड़ा लाइजनर है जिसने मेरे को बताया। बोला, अशोक जी देखिए ये मेरे, तब मैं हंस दिया बोले उस पे, लेकिन बोले उसका डाटा सही निकला, वही निकला। टाइगर, तो ये जो ये जो चीजें हैं, ये चीजें जो है, तो कुछ लोगों को ये प्लानिंग मालूम थी, तो इस प्लानिंग का हिस्सा थे। मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं नहीं मानता कि हैकिंग कैसी हो गई, क्या हो गई। मैं मानता हूँ चलो हैक भी नहीं हो गया होगा, लेकिन मशीनें तो रिप्लेस हो गई होगी। जी यही डाटा मुझे नहीं समझ में आता, गुजरात में कैसे 2 घंटे में 10,000 वोट लोग डाल जाते, 5,000 लोग 2 घंटे में वोट कैसे डाल जाते? एक बूथ पे जहाँ 4 मशीनें हो तो 1 मिनट में इतने लोग कैसे वोट डाल जाते? इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया चुनाव आयोग ने। इसके जी पहले जी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से आज ही चुनाव हो रहा है क्या ईवीएम से? इसके पहले ईवीएम से चुनाव हुए। तब चुनाव, ये राजीव कुमार आने के पहले जो चुनाव आयुक्त थे, उसमें इतना मतलब ये पिछले कुछ सालों से इतना डिफरेंशिएट होने लगा। नहीं तो जी 2014 के चुनाव के नतीजे उठा के देखिए, एक फाइनल 5 बजे का फिगर दिया और फाइनल फिगर दिया। कितने बजे का फाइनल फिगर है? 3-3 2-2, मतलब 24 घंटे के बाद नया फिगर कैसे आ सकता है? 24 घंटे में जी ऐसे कौन से वोट मिले जो उसने कंप्यूट नहीं किए थे? जी, नहीं, ठीक है। टाइगर, एक सवाल आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या इस बार अपोजिशन जो है वो प्रमाण ढूंढ रही है, जैसे मशीनों की बैटरी बदल दी गई, उसका एक पूरा सर्कमस्टांशियल एविडेंस, या कहीं पर उम्मीदवार का वोट ही रजिस्टर नहीं हुआ, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, या कुछ गांव में कुछ लोगों ने 500 वोट डाले लेकिन मशीनों में सिर्फ 85 वोट उनके आए समर्थकों के? क्या इस तरह के प्रामाणिक साक्ष्य, देखिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लोग बटोरना शुरू कर रहे हैं? कुछ कर दिया चौंकाने है, वाली कर चीजें दिया, सामने सबने आ कर रही हैं? दिया। देखिए, ये तो वेग हो जाएगा कि गांव में मेरे 500 समर्थक है, 85 वोट कैसे मिले? अब समर्थक तो कोई, हर आदमी आपका समर्थक हो सकता है और वोट देने में किसी और को दे सकता है। लेकिन इसका तो हिसाब दे सकते हैं कि उस गांव में एक उम्मीदवार था जिसने अपना वोट खुद को दिया, वो आया ही नहीं उसका वोट। एक परिवार वोट देने गया, माँ
पत्नी, बेटी और उम्मीदवार, उसमें सिर्फ 2 वोट मिले उसको। तो बाकी 2 वोट क्या पत्नी ने नहीं डाला, इसने नहीं और डाला? बाकी बूथ चलो पे हम वोट सोचते मिल कि रहे थे उसको। पत्नी नाराज है, बेटी को कोई लैपटॉप नहीं दिया तो उसने भी नहीं डाला, चलो ठीक है 2 वोट डाले। अब इसका मैं कैसा मान सकता हूँ कि जिसका वोटिंग ही जहाँ 1, 2, 321 का हो गया, वहां गिने कैसे जाते हैं ज्यादा? वहां कैसे आपकी टोटल 640 तक जाती है? ये क्या है? मशीनें खुली पाई, इस तरह के भी खुली पाई गई। शिकायतें हैं प्रमाण। अरे 10 वीडियो है, लोग बाहर आके चिल्ला रहे हैं कि हम बहिष्कार कर रहे हैं। एक बूथ पे तो चलती चुनाव के मतगणना में एक टीम बाहर आके बोले हम बहिष्कार कर रहे हैं। हमारी 70 से कोई मशीन मैच नहीं हो रही, फिर भी हमारी नहीं बात सुन रहे। जी, तो ये जो तमाम चीजें हो रही है, इसके एविडेंस तो ढूंढे जा रहे हैं। ओके ओके ओके, एविडेंस ढूंढे जा रहे हैं। सुधीर जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब लाडली बहना योजना आई थी तो ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, जो रिटर्निंग ऑफिसर भी होते हैं, जो चुनाव भी कराते हैं, जो डीएम होता है वो चुनाव भी कराता है, ये जो डीएम थे, इन्होंने लाडली बहना योजना में एक एक घर को 6-6 किस्तें दे दी। ना आधार चेक किया, ना कोई और डॉक्यूमेंट चेक किया, ना सिग्नेचर मिला, ना फोटो मिला, बस जिसने फॉर्म भरा उसको पैसा दे दिया। और जब कुछ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने शिकायत की तो ऊपर से कहा गया कि नौकरी करनी है या फिर नहीं करनी, ये बताओ। और फिर लोग चुप हो गए और लाडली बहना में खूब गड़बड़ी, खूब धांधली हुई। और अब वही रिटर्निंग ऑफिसर, वही जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उन पर आरोप लग रहा है कि साहब हम शिकायत करते रहे, उन्होंने सुना नहीं, हम शिकायत करते रहे, हम कहते भाई तुरंत ये गिनती रोकिए। कोई सुनने वाला नहीं था, कोई वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर एकदम चुप बन गए। इस तरह की क्या शिकायतें आ रही? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी, सारे लोग नहीं, सारे लोग मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत ईमानदार भी हैं आईएएस अधिकारी, क्या आपको लगता है कि एक ऐसा तबका था जो प्रेशर में था, दबाव में था? नहीं, बिल्कुल रहता है, क्योंकि जो भी कुछ ऑफिसर्स रहे महाराष्ट्र में, तो देखा है कुछ लोगों के बीजेपी के गवर्नमेंट आते तो ऑफिसर लोगों ने फेसबुक पोस्ट भी यहाँ पे लिखी है। तो कैसे आपको याद होगा, महेशकर नाम का एक कपल है यहाँ पे, मनीषा महेशकर और उनके जो हस्बैंड है, दोनों आईएएस है। उन्होंने बाकायदा जब ये राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, उस टाइम उन्होंने फेसबुक पोस्ट लिखी कि कैसे वो मसूरी में ट्रेनिंग ले रहे थे। उस टाइम ये वर्डिक्ट आने के बाद उन्होंने कैसे एकदम सीक्रेटली पेड़े बांटे, पेड़े खाए, कैसे वो सेलिब्रेट किया था। क्योंकि एज ऑफिसर, एज ए सेक्युलर एंड हु बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कैनॉट डू दैट, बट दे एंजॉयड इट एंड दे रोट द फेसबुक पोस्ट। ऐसे कुछ लोग एकदम खुले रहते, कुछ लोग छुपके से काम करते। ऑफिसर्स मुझे लगता है रहते इस चीज में, उसमें कोई दोहराए की बात नहीं। और वही ऑफिसर्स हमने देखे कि जो महाराष्ट्र में डीजी है, उनका उन्होंने फोन टैपिंग और फोन रश्मि शुक्ला, ऑपरेशन डीजीपी। का, हाँ, वो भी केस महाराष्ट्र में देखा है। तो मुझे लगता है कि ऑफिसर बिल्कुल जिस साथ पावर है उसके साथ में रहने में उनको मजा आता है, क्योंकि उनमें भी उनको आनंद मिलता है सब चीजों का। तो वो एक तबका है। उन्होंने जैसी तरह से आपने बात की कि लाडली बहना का ना पैन कार्ड, ना आधार कार्ड, ना रेशन कार्ड, ना कुछ, तभी भी उनके अकाउंट में पैसे बांटे गए। वही ऑफिसर पता नहीं उन्होंने भी कुछ जो कंप्लेंट हो गई, जैसे अभी भीड़ का कुछ वीडियो वायरल हुए थे, वहां पे तो सीसीटीवी कैमरे हटाए गए थे, ईएम के तोड़फोड़ किया गया था, वहां पे कुछ किया नहीं कंप्लेंट करने के बाद में। तो उसी तरह से बहुत जगह पे हुआ होगा। मेरे पास इतनी जी, सबका रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हम रूल आउट नहीं कर सकते कि ये चीजें हुई नहीं, बिल्कुल हुई होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजों के वजह से इतना जो डिफरेंस गिरा, क्या गिरा, मुझे लगता है बहुत ही बड़ा इन्वेस्टिगेशन का, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का मामला है। क्योंकि इतना जो अनप्रेसिडेंटल जो गैप है 15% का, वो मुझे नहीं लगता, मैंने तो अभी तक देखा नहीं था, और आशा बहुत मेरे से ज्यादा तजुर्बेबाज, जी। उन्होंने भी देखा इतना अनप्रेसिडेंटल गैप। तो मुझे लगता है इसके वजह से संदेह जो था वो ज्यादा बढ़ रहा है। ओके ओके, अभिषेक के पास आऊंगा, लास्ट राउंड है, लास्ट क्वेश्चन टाइगर से, फिर लास्ट क्वेश्चन अभिषेक से। टाइगर, क्या जो ये सुधीर जी ने एक बड़ी बात की कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, कलेक्टर हैं, जो चुनाव कराते हैं, जो सरकारी मशीनरी के महत्वपूर्ण अंग हैं, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र की में एक ऐसा तबका अधिकारियों और अफसरों का है जो बीजेपी की बीन बजाते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे ही लोग थे जहां पर ये गड़बड़ियां हुई हैं, माल प्रैक्टिसेस हुई हैं?
देखिए, यदि अधिकारियों को ये पता है कि पीछे से केंद्र की तरफ से पूर्ण सपोर्ट है, उनको ये पता है कि राजीव कुमार चुप रहेंगे, वहां से कोई आवाज नहीं आएगी। उन्हें ये पता है कि केंद्रीय सरकार बीजेपी की है और हर आईएएस आईपीएस ऑफिसर का आखिर में माँ बाप केंद्र में ही होता है, वो भले ही स्टेट कैडर का हो। और ऐसे में यदि वर्तमान सरकार रिपीट हो जाए तो उनको भी सूट होता है, क्योंकि ये सारे लोग पोस्टिंग पे है, वहां पे कोई पनिशमेंट पोस्टिंग पे नहीं है, कलेक्टर बने हैं, अच्छे पोस्टिंग पे। ऐसे में फिर यदि उनको मैसेज मिल जाता है कि ऊपर सारी व्यवस्था हो गई है, आपको कोई ये चिल्लाते रहेंगे, कोई एक्शन नहीं होगा, आप नीचे मदद करिए, तो खुल के मदद करेंगे वो। खुल के और खुल के मदद की है दहिसर में। तो वो जो मनसे का जो उम्मीदवार है, वो उसके साथ जो महिलाएं चल रही थी, उन्होंने कहा कि ऐसी वहां कोई आईएएस ऑफिसर महिला थी, बोले हमने इतनी बदतमीजी से बात करते हुए किसी महिला को देखा नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं, हमारी कंप्लेंट ही सुनने को तैयार नहीं, बस भगा रहे बाहर हमको। ओके, मतलब ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं उसका जो रोल है वो भी टाइगर कह रहे हैं कि वो इस लेंस के नीचे है, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही का रोल। अभिषेक, आप तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कॉलर हैं, रिसर्च आपकी गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टीज की रहती। ये मुझे बताइए कि अगर चुनाव आयोग राजीव कुमार हो जाए और ब्यूरोक्रेसी जो है वो एकदम से कंप्रोमाइज कर जाए, जैसे सुधीर जी बता रहे हैं, आंख बंद कर ले, तो क्या ये फिर खेल हो सकता है? इस तरह की चीजें हो सकती हैं? ब्यूरोक्रेसी पर बहुत कुछ डिपेंड करता है निष्पक्ष चुनाव। दीपक जी, निश्चित तौर पर हो सकता है, और हम सब यही जानते हैं कि चुनाव आयोग एक बॉडी है जो इलेक्शन कराती है। दरअसल वो इलेक्शन को रेगुलेट करती है। इलेक्शन कराने की असली जिम्मेदारी स्टेट कैडर के ब्यूरोक्रेट की होती है, चाहे वो अपर ब्यूरोक्रेसी हो या लोअर ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो डीएमएसपी हो या एसडीएम वगैरह हो। वही रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, उन्हीं का आदेश अंतिम होता है। वो ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, उस सारे अधिकार उनके पास होते हैं कि बूथ पर कैसे अरेंजमेंट होगा, बूथ से कितनी दूर बाहर पोलिंग एजेंट रहेंगे, बूथ के अंदर किस तरह का अरेंजमेंट होगा, सब कुछ उनके हाथ में होता है। और उस परिस्थिति में फॉर्म 17C कब साइन कराया जाएगा, उसके बाद वोट कैसे बढ़ जाते हैं, उसकी मैचिंग क्यों नहीं बूथ पर की जाती, ये सारी चीजें काउंटिंग सेंटर पर क्यों नहीं मैचिंग की जाती, ये सारी चीजें जो हो रही है वो रिटर्निंग ऑफिसर जो ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन वहां बैठा हुआ है उसकी नाक के नीचे हो रहा है, चाहे इलेक्शन के दरमियान हो या काउंटिंग के दरमियान हो। तो इस प्रोसेस में अगर इलेक्शन में रिगिंग हुई है, तो आप मान लीजिए कि निश्चित तौर पर इसमें लोअर ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल रहा है। जी, लोअर ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, यानी एसडीएम, तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इन सब की बात वो कर रहे हैं कि जो चुनाव की मशीनरी है, और चूंकि डबल इंजन की सरकार है, जैसा कि अशोक वानखेड़े साहब ने कहा कि हरियाणा से शुरुआत एक जबरदस्त तरीके से हुई और महाराष्ट्र का एक मॉडल खड़ा कर दिया। सुधीर सूर्यवंशी कह रहे हैं कि भाई उनको भी यकीन नहीं, उनको भरोसा नहीं है कि 4 महीने के अंदर कौन सी जादू की छड़ी थी शिंदे के पास, मोदी जी के पास, बीजेपी के पास, कि इतना जबरदस्त उछाल ले लिया 15-16% का, जो डिफरेंस इतिहास में देखने को नहीं मिलता। ऐसा क्यों हुआ? तो सुधीर जी ने कहा है कि भाई हम तो चाहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय, ये खोज का विषय, खोजी पत्रकारिता का विषय, और टाइगर कह रहे हैं कि प्रमाण दिन पर दिन आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर प्रमाण है तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि क्या ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, जिसके ऊपर आरोप है कि ये अमित शाह और मोदी जी के जेब में सीबीआई, ये इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? और हमने चंद्रचूड़ के समय में देखा, संजय राउत ने और उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र की जो जड़ है, जड़ में आपको चंद्रचूड़ जैसे जज ही मिलेंगे जिन्होंने महाराष्ट्र की नौबत कर दी। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, प्रमाण मिल रहे हैं, शिकायतें रोज आ रही हैं, लेकिन ये जांच कौन करेगा? ये जांच कौन करेगा, और क्या सुप्रीम कोर्ट इसको निष्पक्षता से मॉनिटर करेगा कि नहीं करेगा? बहरहाल टाइगर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रोशनी डाली। सुधीर जी, मैं चाहूंगा कि कुछ शिकायतें आने वाले दिनों में आती हैं, और अगर कुछ आपके पास और प्रमाण आते हैं मुंबई से, तो आप जरूर हमारे साथ साझा करिएगा। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।